तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की वर्सेस बैटल भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एमसीयू के सुपर विलन्स को कंपेयर करने वाले हैं डीसीईयू के विलन्स के साथ। एंड इन दोनों फ्रेंचाइजीज के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स देखने को मिल चुके हैं। एंड अगर मैं सिंपली तुम लोगों को बताऊँ कि किसके पास ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स है, तो फिर सिंपल सा जवाब है, यहाँ पर एमसीयू के पास ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स है। एंड इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये भी हो सकता है कि एमसीयू के पास ज़्यादा मूवीज, इसी कारण उनके पास काफ़ी ज़्यादा सुपर विलन्स है। बट वहीं डीसीयू के पास काफ़ी कम मूवीज है, इसी कारण उनके विलन्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और इनके अलावा एमसीयू के पास डोरमामू, सर्टर, ईगो जैसे पावरफुल सुपर विलन्स है, जो कि अपने आप में प्लेनेट बस्टर कैरेक्टर्स में गिने जाते हैं। बट वहीं डीसीयू के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स है, बट वो उतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक उनका फुल पोटेंशियल पहली बात तो देखने को भी नहीं मिला है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो डोरमामू जैसे सुप्रीम कैरेक्टर को बीट कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए आज ही वीडियो में हम 4 वर्सेस बैटल कराने वाले हैं, यानी कि 4 सुपर विलन्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिनमें से 4 सुपर विलन्स एमसीयू से होने वाले हैं। एंड इनके अलावा 4 सुपर विलन्स डीसीईयू से होने वाले हैं। एंड ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में कंपेरेबल होने वाले हैं। तो फिर इसीलिए आज के वर्सेस बैटल भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये वर्सेस बैटल कोई टीम ऑफ वर्सेस बैटल नहीं होने वाली है कि एक तरफ डीसीयू के विलन्स एंड दूसरी तरफ एमसीयू के विलन्स, बल्कि ये वर्सेस बैटल 1 by 1 कंपैरिजन होने वाले हैं, यानी 4 वर्सेस बैटल्स। तो फिर अब अगर हम बड़े वर्सेस बैटल की तरफ एंड अगर बात करें सबसे पहली वर्सेस बैटल की, तो फिर सबसे पहली वर्सेस बैटल होने वाली है मैन ऑफ स्टील मूवी में दिखने वाला जनरल जोड वर्सेज अल्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर अगर हम पहले बात करें जनरल जोड की, तो फिर यहाँ पर जनरल जोड एक क्रिप्टोनियन है, जो कि अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन जितना ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बन गया था। एंड इसके पास सारी सुपरमैन वाली ही पावर्स हैं, बट फिर भी ये बंदा कुछ एक मामलों में सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये एक ट्रू वॉरियर है, इसे सिर्फ और सिर्फ जंग लड़ने के लिए बनाया गया था। एंड जो क्रिप्टोनियंस होते हैं उनकी फिजियोलॉजी उनके बचपन में ही डिसाइड कर ली जाती है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोनियंस में से भी एक माना जाता है। एंड इनके अलावा इसके पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। और इसे जो भी मकसद एक बार दे दिया जाता है ये उस मकसद को पूरा करके ही रहता है। जहाँ पर सुपरमैन सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के बारे में सोचता है, बट वहीं ये किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सुपरमैन से भी कुछ एक मामलों में आगे निकल जाता है। एंड अगर हम बात करें इसकी बेस्ट पावर्स की, तो इसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी होने के कारण सेम सुपरमैन वाली पावर्स है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेज, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रेथ एंड इनहांस सेंसेज। एंड ये फ्लाई भी कर सकता है। तो फिर ओवरऑल जनरल जोड बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। एंड मैन ऑफ स्टील मूवी के एंड में जहाँ पर सुपरमैन एंड जनरल जोड लड़ रहे थे, उस वक्त बिल्डिंग्स किस लेवल पर डिस्ट्रॉय हो रही थी एंड किस लेवल का डिस्ट्रक्शन था, बट फिर भी यहाँ पर जनरल जोड को एक खरोच भी नहीं आई। तो फिर यहाँ पर अगर साफ शब्दों में बोलो तो जनरल जोड बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड अगर इसके सामने हम कैरेक्टर की बात करें तो इसके सामने अल्ट्रॉन, जो कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में दिख चुका है। एंड अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसे क्रिएट किया है टोनी स्टार्क एंड ब्रूस बैनर ने मिलके। एंड जो अल्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे ये लगता है कि जो ह्यूमंस है वो इस अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एंड इसीलिए ये ह्यूमंस के खिलाफ भी है। बट अगर हम उस अल्ट्रॉन की बात करें जिसके पास वाइब्रेनियम की बॉडी है, तो फिर उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की पावर्स है। क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके पास वाइब्रेनियम की बॉडी है, जिस कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। एंड हम मूवी में ही देख चुके हैं कि जहाँ पर थोर, आयरन मैन एंड इनके अलावा विजन, इन तीनों ने मिलकर अटैक किया था, तब जाके उसका वाइब्रेनियम कहीं ना कहीं पिघला था। एंड अगर बात करें इस अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ की, तो फिर इस अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे इसने थोर को काफी जल्दी ओवर पावर कर दिया था, एंड कहीं ना कहीं लगभग सारे एवेंजर्स के ऊपर ही भारी पड़ रहा था। एंड अगर वहाँ पर विजन नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर एवेंजर्स नहीं जीत पाते। एंड हमें वोटी में इसके बारे में पता चली गया कि क्या हो अगर विजन एवेंजर्स की तरफ ना हो, तो फिर इजीली अल्ट्रॉन मतलब एवेंजर्स को बीट कर सकता है। एंड इनके अलावा जो अल्ट्रॉन है वो फ्लाई भी कर सकता है, एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से भी एक है। तो फिर अब अगर हम शुरू करें असली कंपेरिजन को, तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से फिजिकल बैटल में जनरल जोड काफी ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू अल्ट्रॉन, क्योंकि जनरल जोड काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। उसी कारण अगर वाइब्रेनियम से बना हुआ अल्ट्रॉन उसके सामने आता है, तो फिर एट द एंड यहाँ पर जनरल जोड उसे बीट कर सकता है। बट यहाँ पर अल्ट्रॉन अगर पूरी अपनी आर्मी को ले जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जनरल जोड को बीट कर सकते हैं। कि जो अल्ट्रॉन है यहाँ पर अपने इंटेलिजेंस का यूज करेगा, एंड इनके अलावा लगभग सारे वेपन्स का भी यूज कर सकता है, तो फिर वो एट द एंड यहाँ पर जनरल जोड को बीट कर देगा। तो इसीलिए अगर मैं अपना वोट यहाँ पर किसी को दूं, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर अल्ट्रॉन किसी न किसी तरीके से
जनरल जोड को बीट कर सकता है। नेक्स्ट फाइट की अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट फाइट होने वाली है एरिस वर्सेस हेला की। तो फिर एरिस और हेला दोनों काफी ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। लाइक मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक एरिस एंड हेला के जो फादर्स हैं वो अपनी माइथोलॉजी के सुप्रीम कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही अपने फादर्स के खिलाफ जा चुके हैं एंड दोनों ने अपने फादर्स के साथ फाइट भी की है एंड इन दोनों को अच्छी खासी फाइट भी दी है। एंड इनके अलावा दोनों के भाई बहन है जिनके साथ भी इनकी फाइट हुई है। उन्हीं के साथ फाइट के दौरान ही इन दोनों की कहीं ना कहीं मौत हुई है। बट अब रूमर्स ऐसे भी है कि जो हेला है हमें थोर लव एंड थंडर में दिखने वाली है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ हेला को देखने के लिए एंड तुम लोग हो या फिर नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर ये तो थी कुछ एक सिमिलरिटी। अब अगर हम दोनों कंपैरिजन करें तो फिर यहाँ पर जो एरिस है वो हमें वंडर वुमन मूवी दिख चुका है जहाँ पर उसके बारे में बताया था उसने लगभग सारे ग्रीक माइथोलॉजी गॉड्स को अकेले बीट किया सिवाय ज्यूस के, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड माना जाता है। एंड यहाँ पर ज्यूस को भी एरिस को बीट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आई थी बट उसने एरिस को बीट कर दिया था। बट उसके बाद ज्यूस भी नहीं बच पाया था। बट उसके बाद एरिस काफी ज्यादा वीक हो गया था एंड वो अर्थ पे आ गया था। उसके बाद उसकी फाइट वंडर वुमन से हुई एंड वंडर वुमन को भी वहाँ पर अपना ट्रू पोटेंशियल यूज करना पड़ा था तब जाके वो उसे बीट कर पाई। एंड अगर एरिस की पावर्स की बात करें तो फिर एक गॉड होने के कारण उसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। उसकी फिजिकल पावर्स काफी ज्यादा है जहाँ पर वो वंडर वुमन के सामने लिटरली एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर था। एंड वो लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है एंड उसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी है एंड वो टेलीपैथी का भी यूज करता है एंड उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी है। देन इनके अलावा जो एरिस है वो फ्लाई भी कर सकता है एंड हवा में ही वेपन को भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसके पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर है। एंड अगर हम बात करें हेला की तो फिर हेला भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर कैरेक्टर है जहाँ पर उसने अपनी पहली अपीयरेंस के साथ म्योलनिर को सिर्फ उसे अपने एक से क्रश कर दिया था। देन एसगार्ड में जाके उसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को मार डाला था। इनके अलावा थोर एंड लोकी के ऊपर भी भारी पड़ रही थी। देन थोर रैग्नारोक मूवी के एंड में भी वो थोर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी। एंड अगर बात करें उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की तो उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो म्योलनिर को डिस्ट्रॉय कर दे, इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो थोर की मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग को सर्वाइव कर ले एंड इतना फास्ट हीलिंग फैक्टर रखती है कि गंगनीर से वो डैमेज को सेकंड्स के अंदर हील कर लेती है। एंड इनके अलावा उसकी सबसे बड़ी पावर है नेक्रो सोर्ड्स को जनरेट करना, जो कि उसकी सबसे बड़ी पावर है। उसके नेक्रो सोर्ड्स उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि थोर जैसे गॉड ऑफ थंडर को भी डैमेज दे दे। तो फिर ओवरऑल जो हेला है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो फिर यहाँ पर जो नॉर्मल एरिस है जो कि हमें वंडर वुमन मूवी दिख चुका है उसके साथ अगर फाइट होती है तो यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा टफ चलने वाली है कि यहाँ पर अगर हेला अपने नेक्रो सोर्ड के जरिए एरिस के ऊपर अटैक करती है तो फिर उसके नेक्रो सोर्ड बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले क्योंकि जो एरिस है वो अपनी मैटर मैनिपुलेशन की पावर के थ्रू उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड इनके अलावा वो भी पावरफुल स्वॉर्ड से हवा में ही क्रिएट कर सकता है जिस कारण वो दूर से हेला के ऊपर अटैक कर सकता है। देन उसके पास लाइटनिंग अटैक्स भी है। इनके अलावा एरिस के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड फिजिकली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो फिर फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है। बट यहाँ पर हेला एट द एंड जो वंडर वुमन मूवी में दिखने वाला एरिस है उसे बीट कर देगी। बहुत ही तकलीफ होगी उसे बट वो बीट कर सकती है क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट अगर उसकी फाइट होती है प्राइम एरिस के साथ जो कि हमें स्नाइडर कट मूवी दिख चुका है तो फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चलने वाली है कि वो वाला एज काफी ज्यादा पावरफुल था एंड वो फिजिकली भी हेला को बीट कर सकता है। बट अभी भी फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है क्योंकि जो एरिस है वो हेला के सामने शुरुआत में अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करेगा एंड सिर्फ उसे फिजिकली उससे लड़ने जाएगा। बट जब वो हेला का पावर लेवल देखेगा तब उसे अपना फुल पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, लाइक अपनी मैटर मैनिपुलेशन की पावर, टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक एबिलिटी, तब जाके कहीं वो हेला को बीट कर देगा। तो फिर यहाँ पर नॉर्मल एरिस तो उसे बीट नहीं कर सकता बट जो प्राइम एरिस है वो उसे डेफिनेटली बीट कर सकता है। तो इस फाइट में यहाँ पर हेला भी इस फाइट को विन कर सकती है एंड यहाँ पर एरिस भी इस फाइट को विन कर सकता है। एंड अब तुम कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो फिर नेक्स्ट फाइट होने वाली है डूम्सडे वर्सेज एबोमिनेशन की। तो भी डूम्सडे के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो कि डूम्सडे क्रिप्टोनियन हाइब्रिड है जिसे जनरल जोड की बॉडी से बनाया गया था एंड डूम्सडे फिजिकली सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग है एंड डूम्सडे के पास भी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है, इसी कारण इसके पास सेम सुपरमैन वाली पावर्स है। लाइक वो फिजिकली एक सुपर ह्यूमन है एंड इनके अलावा इसके पास एनहांस सेंसेज, हेट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ की पावर्स भी एंड एक हाइब्रिड होने के कारण इसके पास एक्स्ट्रा पावर्स भी है, लाइक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, टाइम के साथ खुद को इवॉल्व करता है, इस कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो फिर ओवरऑल डूम्सडे बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसने अकेले ही सुपरमैन एंड वंडर वुमन के साथ फाइट की है एंड इन दोनों को अच्छी खासी बैटल भी दी है। देन अगर हम बात करें एबोमिनेशन की तो फिर एबोमिनेशन हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी दिख चुका है जहाँ पर ये हल्क के ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहा था एंड कुछ मामलों में तो हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि जहाँ पर हल्क से पॉसिबल अपनी फिजिकल पावर्स यूज करता है बट वहीं पर ये भी लगभग हल्क जितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है। इनके अलावा ये एक फाइट में अपने इंटेलिजेंस को भी यूज करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड इनके अलावा ये मिलिट्री में भी रह चुका है, इस कारण ये काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी है। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज तो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे इसने वन ऑन वन बैटल में हल्क को अच्छी खासी टक्कर दी है एंड कहीं ना कहीं हल्क के ऊपर फिजिकली भारी भी पड़ रहा था। देन ये इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसके ऊपर किसी भी मिलिट्री वेपन का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है एंड लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है।
एंड अगर अब हम कंपेयर करें डूम्सडे को एबोमिनेशन तो फिर फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर डूम्सडे काफी ज्यादा वीक होगा, जिस कारण एबोमिनेशन थोड़ा एज हो सकता है। बट शुरुआत में भी डूम्सडे काफी ज्यादा कैपेबल होगा कि वो एबोमिनेशन को अच्छी खासी फाइट दे सके। एंड क्या पता वो शुरुआत में एबोमिनेशन जितना ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हम देख चुके हैं जब डूम्सडे क्रिएट होता है तो क्रिएट होने के साथ ही वो सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। उस हिसाब से वो शुरुआत में भी एबोमिनेशन से ज्यादा पावरफुल ही होगा। देन यहाँ पर वो एबोमिनेशन ज्यादा फास्ट है एंड अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस भी रखता है। एंड ये फाइट जितनी ज्यादा लंबी चलेगी मुझे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। बट यहाँ पर एबोमिनेशन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है एंड इनके अलावा काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी है। बट मुझे नहीं लगता कि एबोमिनेशन इनका ज्यादा कुछ यूज कर पाएगा डूम्सडे के सामने, क्योंकि डूम्सडे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है एंड वो लिटरली एबोमिनेशन को अपना पंचिंग बैग बना के रख देगा। एंड मुझे नहीं लगता कि उसे एबोमिनेशन को बीट करने में ज्यादा कुछ टाइम भी लगेगा, क्योंकि अगर तुम इन दोनों का साइज भी देखोगे तो फिर साइज में भी यहाँ पर डूम्सडे को एडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से इस फाइट को डूम्सडे काफी इजीली विन कर सकता है। एंड आप लोगों को क्या लगता है आप जरूर कमेंट्स में बताना। एंड अगर लास्ट फाइट की बात करें तो फिर लास्ट फाइट होने वाली है थेनोस वर्सेस डार्कसाइड की। तो फिर ये फाइट मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि बताया जाता है कि जो मार्वल वाले हैं उन्होंने थेनोस को डार्कसाइड से ही कॉपी किया है। बट कुछ भी हो तो थेनोस वो काफी ज्यादा बेडेस्ट कैरेक्टर है। एंड अगर हम बात करें थेनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो थेनोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कैरेक्टर है, जहाँ पर उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में लगभग सारे एमसीयू सुपर हीरोज को बीट किया है। चाहे बात कर लो थोर की एंड चाहे बात कर लो हल्क। एंड हल्क को तो उसने सिर्फ 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर बीट कर दिया था, जिनसे हमें पता चलता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क से काफी ज्यादा है एंड वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसने 2 बार स्नैप कर दिया था एंड उसके बाद भी वो बंदा सर्वाइव कर गया था। एंड इसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है एंड इनके अलावा 1000 सालों का एक्सपीरियंस भी है एंड इसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा गजब का है। यहाँ पर पूरी इन्फिनिटी वॉर मूवी में इसने सिर्फ और सिर्फ फाइट्स ही की है, बट फिर भी ये कहीं पर भी थका हुआ नहीं लग रहा था। एंड तुम एंड गेम को भी नहीं भूल सकते हो। एंड इनके अलावा ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड अच्छी खासी स्ट्रेटजी भी बना सकता है। एंड इसके पास इसका पावरफुल आर्मर भी है एंड एक पावरफुल स्वॉर्ड भी है। तो फिर ओवरऑल थेनोस बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डार्कसाइड की तो फिर डार्कसाइड भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसकी अपीयरेंस भी काफी कम टाइम के लिए हुई थी, जिस कारण इसकी फिजिकल पावर्स के बारे में बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो डार्कसाइड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो सकता है। तो फिर हजारों साल पहले डार्कसाइड अर्थ के ऊपर अटैक करता है एंड इसी बात से हमें पता चलता है कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो थेनोस से काफी ज्यादा है। एंड अटैक करते ही इसने अपने वेपन से अर्थ के ऊपर एक पावरफुल हिट मारा था, जिससे काफी दूर का एरिया इजीली डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे तुम इसकी स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा सकते हो। इनके अलावा उस फाइट में लिटरली कैरेक्टर अनस्टॉपेबल था, बट जो एरिस एंड ज्यूस थे उनके सामने कहीं ना कहीं ये वीक पड़ रहा था। एंड यहाँ पर ज्यूस ने डार्कसाइड के अगेंस्ट अपनी लाइटनिंग को यूज किया था, बट यहाँ पर ज्यूस की लाइटनिंग का डार्कसाइड के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था एंड उसके बाद भी ये फाइट लड़ रहा था। एंड ज्यूस की लाइटनिंग है वो मदर बॉक्सेस को इजीली सेपरेट कर पाई थी, यानी कि अलग अलग कर पाई थी। एंड सेम मदर बॉक्सेस को अलग अलग करने में सुपरमैन को अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी थी, जिससे तुम इस बंदे की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड ये वाला जो डार्कसाइड है वो काफी ज्यादा वीक डार्कसाइड था एंड अब प्रेजेंट टाइम में जो डार्कसाइड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल डार्कसाइड माना जाता है। एंड इस डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स की पावर है एंड हम नाइट में सीक्वेंस में देख चुके हैं कि इसने वंडर वुमन को बीट किया एंड एक्वामैन को भी काफी इजीली मार दिया है और उसकी जो ओमेगा बीम है इतनी ज्यादा कैपेबल है कि इसने एक एटलांटियन को भी इजीली मार दिया था और इसने सुपरमैन को भी एविल बना दिया था। तो फिर ओवरऑल जो डार्कसाइड है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड पावरफुल कैरेक्टर है। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें थेनोस के साथ तो फिर अच्छी खासी फाइट हो सकती है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर डार्कसाइड इसे काफी कम टाइम में ही बीट कर सकता है थेनोस को, क्योंकि सिंपल सा जवाब है इस बंदे ने जो उसकी लाइटनिंग को सर्वाइव किया है। एंड जो प्रेजेंट टाइम वाला डार्कसाइड है वो तो यंग वर्जन वाले डार्कसाइड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल डार्कसाइड है एंड ये अपनी ओमेगा बीम से ही दूर से ही थेनोस को काफी ज्यादा वीक कर देगा। हाँ, यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी कि जो थेनोस है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, बट यहाँ पर जो ओमेगा बीम से वो कोई एनर्जी नहीं बल्कि एक मिस्टिकल बीम से जिनसे वो थेनोस को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। एंड एक फिजिकल बैटल के दौरान भी थेनोस के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड इनके अलावा जहाँ बात है स्किल्स की तो फिर यहाँ पर डार्कसाइड भी काफी ज्यादा स्किल्ड है एंड एक्सपीरियंस में भी यहाँ पर डार्कसाइड काफी ज्यादा आगे है। तो मेरे हिसाब से इस फाइट को डार्कसाइड विन कर सकता है। एंड तुम लोगों को क्या लगता है प्लीज तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर ये तो बात होगी आज की वर्सेस बैटल की। एंड अगर तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नेक्स्ट वर्सेस बैटल तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस टाइम मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।